हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारोक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे बैटनेसोल इंजेक्शन के बारे में और साथ ही जानेंगे कि उसको प्रेगनेंसी के दौरान क्यों यूज़ किया जाता है। तो गर्भावस्था के दौरान बैटनेसोल इंजेक्शन को कब और क्यों लगाया जाता है उसकी डिटेल स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में। तो सीखते हैं डिटेल में बैटनेसोल के बारे में। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारोक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मारोक्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, साथों साथ डिसीज एंड मेडिसिन रिलेटेड कोर्स फार्मारोक्स के ऊपर सीखे दवाइयों के बेसिक यूज के बारे में, डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन, एक साल तक अफोर्डेबल प्राइस में फार्मारोक्स के ऊपर। एंड्रॉइड यूजर एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूजर ऐप स्टोर से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर 9016312020 नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब समझते हैं बैटनेसोल इंजेक्शन के बारे में। तो बैटनेसोल इंजेक्शन के अंदर जो मेडिकेशन है वो है बीटामिथाजोन है, कि जो एक स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है और ये बहुत सारे अलग अलग डिसीज एंड डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। तो बैटनेसोल एक स्टेरॉइडल ड्रग है कि जिसके अंदर जो ग्लूकोकॉर्टिकोइड स्टेरॉइड क्लास का ये मेडिकेशन कहा जाता है। तो बैटनेसोल जो है उसका ब्रांड नेम है और सॉल्ट कंपोजिशन इसके अंदर है वो है बीटामिथाजोन। और ग्लैक्सोस्मिथलाइन फार्मास्यूटिकल उसके मेन मैन्युफैक्चरर की, जिसको शॉर्ट में हम जीएसके कहते हैं। और जीएसके एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी की, जिसका हेडक्वार्टर्स इंग्लैंड के अंदर है। तो यहाँ पे इंजेक्शन के लेबल के अंदर देखो तो लिखा है कि ईच ml के अगर 1 ml जितना मेडिकेशन किसी पेशेंट को डिलीवर किया जाता है तो उसके अंदर 4 मिलीग्राम जितना बीटामिथाजोन उसके अंदर प्रेजेंट होता है और फिनॉल होता है उसके अंदर 0.5% एज अ प्रिजर्वेटिव। तो ये होगा इंजेक्शन का कंपोजिशन। और खासकर ये इंजेक्शन जो है वो इंट्रामस्कुलर रूट से जो है वो लगाया जाता है पेशेंट को। तो अब बात आती है कि प्रेगनेंसी के दौरान बैटनेसोल इंजेक्शन को क्यों लगाया जाता है, तो वो आप समझिए यहाँ पे अच्छे से। तो जब हाई रिस्क होता है प्री टर्म बर्थ का, जिसका मतलब है पूर्व प्रसव की स्थिति, और वो एक रिस्क में है कि जो नॉर्मल हम समझते हैं कि जो पूरा प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है तो वो होता है टोटल 40 वीक का। पर अगर प्री टर्म मतलब कि ऐसी कंडीशन कि अगर 32 से लेकर 35 वीक्स के प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा है कि प्री टर्म बर्थ हो सकता है बेबी का। और ऐसे कंडीशन में कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे के जो लंग्स होते हैं उसके फेफड़े जो होते हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं हुए होते। साथों साथ जब आप सोनोग्राफी वगैरह करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं या फिर 3D अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं और उस वक्त चेक करते हैं तो पता चलता है कि कई बार बच्चे का वेट भी कम होता है, एज वेल एज उसके जो लंग्स होते हैं वो डेवलप नहीं होते। साथों साथ कई बार हार्ट अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होता, लंग्स मतलब कि उसके फेफड़े, और ब्रेन भी अच्छे से वो समय में डेवलप नहीं हुए होते। कि जो 32 से लेकर 35 वीक का प्रेगनेंसी का जो पीरियड, अगर उस समय में अगर बेबी बर्थ होता है तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते। तो अगर आपके गायनेकोलॉजिस्ट को ऐसा लगता है कि बेबी का जो है वो बर्थ प्री टर्म हो सकता है, पूर्व प्रसव की स्थिति है, तो उस वक्त वो ये इंजेक्शन लगाते हैं कि जिससे बेबी के लंग्स वगैरह जो है वो अच्छे से डेवलप हो। कई बार ऐसा भी होता है कि जो मेम्ब्रेन जो होता है वो रप्चर हो जाता है। कि यहाँ पे आप देखो कि प्लेसेंटा आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर अम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बेबी के आसपास ये वाला अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये वाला फीटस देख सकते हैं, और अंदर जो होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड होता है और ये एमनियोटिक सैक और उसके आसपास रहा एक मेम्ब्रेन। तो कई बार क्या होता है कि कुछ रीजंस के कारण ये मेम्ब्रेन भी जो है वो कई बार रप्चर हो जाता है, कि जिसके कारण अंदर जो है वो जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि जो पानी कम हो जाना। तो ऐसी कंडीशन में कई बार बेबी जो है वो अंदर अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता। और जब ऐसे कंडीशन होते हैं तो अगर पहले से आपके गायनेकोलॉजिस्ट ऐसे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये प्रॉब्लम शायद हो सकती है, तो उस वक्त वो 32 से लेकर 35 वीक्स के जो प्रेगनेंसी के दौरान बैटनेसोल इंजेक्शन को जो वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि जिससे बेबी के लंग अच्छे से डेवलप हो सके, उसके ब्रेन का अच्छे से डेवलपमेंट हो और उसका हार्ट जो है वो अच्छे से डेवलप हो पाए। तो ये इंजेक्शन को प्रॉपर ऐसे कंडीशन में लगाया जाता है कि जब रिस्क है प्री टर्म लेबर का और बच्चे के लंग्स जो अच्छे से डेवलप नहीं हुए, बट ओनली सिर्फ ऐसी कंडीशन की जहाँ पे आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट वगैरह करवाते हैं और ऐसा पता चलता है कि
बेबी की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही तो ही ये इंजेक्शन को जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है, वरना अगर बेबी की ग्रोथ अच्छे है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो उस वक्त ये इंजेक्शन को लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। तो बात यह है कि अगर आपका बेनिफिट्स ज़्यादा है रिस्क के कंपेयर में, और ऐसी कंडीशन है कि जहाँ पे बेबी को बचाना ज़रूरी है, तो ऐसी कंडीशन में बेटनेसोल इंजेक्शन को जो है वो लगाया जाता है। तो ये खास पॉइंट आप समझिए कि जो रिस्क होता है एक प्री टर्म बेबी का और प्री टर्म लेबर का, तो उसको जो है वो रिड्यूस करने के लिए ये इंजेक्शन खासकर यूज़ किया जाता है। और वो अब अंदाजित हम देखें तो 12 मिलीग्राम जितना बेटनेसोल जो है वो एज अ आइडियल डोजेस जो है वो लगाया जाता है, कि 2 इंजेक्शन जो है वो लगाए जाते हैं खासकर इसके, और अबाउट 12 मिलीग्राम जितना बेटनेसोल जो है वो एज अ आइडियल डोज के तौर पे प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो लगाया जाता है। तो कुछ और डिटेल समझे बेटनेसोल की, प्रेगनेंसी के अलावा भी उसके क्या यूज़ हो सकते हैं। तो ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन है खासकर, कि जो एक स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन कही जाती है, और एक ऐसी पावरफुल मेडिकेशन है कि दूसरे भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के अंदर ये मेडिकेशन को जो वो यूज़ किया जाती है। तो स्पेशली जो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन होती है, तो ऐसे कंडीशन को ठीक करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए बेटनेसोल यूज़ किया जाता है। तो एलर्जी में भी ये यूज़ किया जाता है, अगर किसी को ब्रीथिंग प्रॉब्लम है तो भी दिया जाता है, आर्थराइटिस में यूज़ किया जाता है, रूमेटिक प्रॉब्लम्स में, फिर बहुत सारे स्किन डिसीजेज में भी बेटनेसोल लगाया जाता है, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, किसी को अस्थमा है, सीओपीडी का जो प्रॉब्लम होता है, ब्रेन के अंदर सूजन हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, या फिर आपकी आँखों के अंदर पेन हो रहा है किसी भी सर्जरी के बाद, तो ये सभी मेडिकल कंडीशंस में बेटनेसोल यूज़ किया जाता है। फिर जो एलर्जिक रिएक्शन होती है, डर्मेटोलॉजिकल रिएक्शंस, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसीज, हेमेटोलॉजिकल मतलब कि आपके ब्लड के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, नियोप्लास्टिक डिसीज़ वगैरह है, फिर नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियाँ होती है, ऑप्थाल्मिक डिसीजेज, रीनल डिसीज मतलब कि जो किडनी के रिलेटेड होती है, फिर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के से जुड़ी बीमारियाँ, रूमेटॉइड डिसऑर्डर्स। तो बहुत सारे ऐसे नंबर ऑफ मेडिकल कंडीशन है कि जिसके अंदर बेटनेसोल इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। उसकी प्राइस हम देखें लेटेस्ट, तो आखिरी जो 9 अगस्त के आसपास की हम प्राइस देखें तो वो थी ₹5 कि अगर आप ये एक इंजेक्शन परचेस करते हैं, सिर्फ एक ही ये वाला, तो उसकी प्राइस रहेगी ₹5। और अगर आप 8 इंजेक्शन लेते हैं तो वो ₹40 के प्राइस में जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो काफ़ी अफोर्डेबल इंजेक्शन है। बाकी हम उसके डोज की बात करें तो 4 mg/ml सॉल्यूशन रहता है इंजेक्शन के अंदर, कि अगर ये 1 ml जितना पेशेंट को इंट्रामस्कुलरली इंजेक्ट किया जाता है तो 4 मिलीग्राम जितनी ड्रग उसके बॉडी के अंदर जो है वो इंजेक्ट होगी। फिर एडल्ट डोज की हम बात करें तो 4 से लेकर 20 मिलीग्राम जितना बीटामिथासोन जो है वो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, और वो भी प्रॉपर स्लो आईवी इन्फ्यूज़न से दिया जाएगा, या फिर हाफ से लेकर 1 मिनट के टाइम में अगर आप देते हैं तो इस तरह से प्रॉपर स्लोली ये इंजेक्शन दिया जाता है। और इंट्रामस्कुलर रूट से भी ये इंजेक्शन जो है वो दिया जाता है, और रिपीटेड कर सकते हैं आप 3 से 4 टाइम ये डोज को 24 आवर्स के अंदर। तो ये खास समझिए कि 4 से लेकर 20 मिलीग्राम जितना डोज पर डे आप जो इसका दे सकते हैं। तो मतलब 1 ml से लेकर 5 ml तक ये मेडिकेशन जो है वो इंजेक्ट कर सकते हैं पेशेंट को। बाकी हम बात करें उसके पीडियाट्रिक डोज की, तो पीडियाट्रिक्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 मिलीग्राम मतलब कि 0.25 ml जितना इंजेक्ट किया जाता है। फिर 1 से लेकर 5 साल की एज है बच्चे की तो 2 मिलीग्राम जितना मतलब कि 0.50 ml जितना मेडिकेशन आप उसको दे सकते हैं। अगर 1 ईयर तक की एज है तो 1 मिलीग्राम मतलब कि 0.25 ml। 6 से लेकर 12 साल की एज है बच्चे की तो उस वक्त आप 4 मिलीग्राम जितना उसको पर डे वो दे सकते हैं कि अराउंड 1 ml। तो ये डोज जो वो आप रिपीट कर सकते हैं 24 आवर्स के अंदर 3 से लेकर 4 टाइम। तो प्रॉपर पेशेंट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग टू ये डोज जो वो दिया जाता है कि मिनिमम आप 1 ml या फिर 0.25 ml बच्चे के एज के अकॉर्डिंग टू कि जो यहाँ पे डिस्क्राइब है उसके अकॉर्डिंग टू दे सकते हैं। बाकी उसके मेकेनिज़्म की बात करें तो ये क्या करते हैं कि जो
पेन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल मेडिएटर्स होते हैं, सूजन के लिए जो रिलेटेड मेडिएटर्स होते हैं, उनको ब्लॉक करके ये अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देती है। तो स्पेशली जो सूजन के मेडिएटर्स या फिर जो इन्फ्लेमेशन के जो मेडिएटर्स कहे जाते हैं, उनको ब्लॉक करके बेटनेसोल इंजेक्शन जो अपना काम करता है। बाकी उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखें तो जब किसी को ये इंजेक्शन लगाया जाता है तो इंजेक्शन साइट पे रिएक्शंस आ सकती है, जैसे कि इंजेक्शन साइट पे पेन हो सकता है, स्वेलिंग, रेडनेस जैसा हो सकता है, इनसोम्निया मतलब कि आपको रात को लेट तक नींद नहीं आएगी, वर्टिगो मतलब कि चक्कर आ सकते हैं, वेट गेन मतलब कि आपका वजन बढ़ सकता है ये इंजेक्शन लेने के बाद, स्किन हीलिंग जो है वो इम्पेयर हो सकती है, मतलब कि जो कई बार जो हमारे हीलिंग की प्रोसेस होती है, घाव जो सूख जाते हैं वो प्रोसेस होती है तो वो डिले हो सकती है। डिप्रेशन में कुछ पेशेंट जाते हैं, हाइपरटेंशन मतलब कि उनका ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन मतलब कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, ये एक साइड इफेक्ट डेवलप होती है। इंक्रीज एपेटाइट मतलब कि ये इंजेक्शन आपको समझो कि रेगुलर लगाए जाते हैं तो आपकी भूख जो है वो बढ़ेगी, इंक्रीज एपेटाइट जो कहा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट आपके बॉडी में इम्बैलेंस हो जाएगा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होती है, फिर ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो सकता है, बोन या फिर मसल या फिर जॉइंट पेन होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर एज वेल एज स्किन के रिलेटेड बीमारियां हो सकती है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो प्रेगनेंसी के दौरान दूसरे ट्राइमेस्टर में अनसेफ है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो कहा जाता है और सेकंड ट्राइमेस्टर, तो उसमें ये इंजेक्शन को यूज़ नहीं करते, और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी अगर आप यूज़ करते हैं तो जैसे मैंने आपको आगे समझा कि रिस्क के कंपेयर में बेनिफिट्स ज़्यादा है कि आपकी रिस्क जो है वो कम है और बेनिफिट्स जो है वो आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में बेटनेसोल इंजेक्शन को प्रेगनेंसी में लगाया जाता है कि ऐसी कंडीशन की जहाँ पे प्रीटर्म बर्थ का कि मतलब कि पूर्व प्रसव की स्थिति में ही प्रेगनेंसी में यूज़ करते हैं। फिर किडनी डिसीज़ के जो पेशेंट होते हैं कि जिनको किडनी रिलेटेड बीमारियाँ हैं, उनको भी प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ ये इंजेक्शन लगाया जाता है। फिर अगर किसी को एलर्जी हो जाती है बीटा मीथाजोन से तो भी ये इंजेक्शन नहीं लगाते। फिर टीबी इनएक्टिव है या फिर उसका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है या फिर प्रॉपर ट्रीट नहीं हुआ है, टीबी एक्टिव कंडीशन है टीबी की, तो भी ये इंजेक्शन ना यूज़ करें। हर्पिस सिम्प्लेक्स का इन्फेक्शन मतलब कि वायरल इन्फेक्शन है हर्पिस का, तो भी ये इंजेक्शन आप यूज़ ना करें। और इन्फेक्शन है ड्यू टू द फंगस, कि फंगस के कारण, फूग के कारण इन्फेक्शन में यूज़ नहीं किया जाता। जो हर्पिस हो जाते हैं उसमें भी यूज़ नहीं किया जाता। और थायराइड हार्मोन आपके बहुत ही लो है तो ऐसी कंडीशन में भी बेटनेसोल इंजेक्शन को नहीं लगाते। तो ये थी डिटेल जानकारी बेटनेसोल के। तो ऐसे ही सीखे दवाइयों के बेसिक यूज़ के बारे में, डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन। 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में फार्मारॉक्स की ऐप पर डाउनलोड करिए ऐप फार्मारॉक्स और सीखिए दवाइयों के बेसिक यूज़ के बारे में, डिसीज एंड मेडिसिन के बारे में। व्हाट्सएप कर सकते हैं 9016312020 पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, या फिर 9016312020 पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।